गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का थर्ड चैप्टर इंग्लिश की बुक में से पढ़ेंगे। पियर्सन पब्लिकेशन, आशु कालरा। किताब का नाम है इंग्लिश कार्निवल। सो आज हम लोग इसका थर्ड चैप्टर, द फर्स्ट बुक। सो चैप्टर का नाम देखने से लग रहा है कि दुनिया की पहली किताब के बारे में शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। किताब ले लीजिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए और एक जगह पर बैठ जाइए। मुझे देखना उतना शायद जरूरी ना हो, लेकिन कान में हेडफोन लगा लीजिए। अगर है तो, नहीं है तो एक तरफ फोन रख दीजिए और किताब में मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। हर एक डिफिकल्ट वर्ड का हम लोग मीनिंग निकालेंगे और इन वर्ड्स को अपनी वर्ड मीनिंग की कॉपी में भी काउंट करते जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा सारे के सारे वर्ड्स जो भी यहाँ पर मुझको लगते हैं कि किसी के लिए भी थोड़े नए हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पढ़ने से पहले, डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स? क्या आपको किताब पढ़ना पसंद है? हाँ, किताबें पढ़ना पसंद है। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड इन द लास्ट 2 months? आखिरी पिछले 2 महीने में आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू प्रेफर टू रीड? प्रेफर का मतलब अंडरलाइन कर लीजिए। प्रेफर एक साथ लिखेंगे। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज के ऊपर तरजीह देना। पहला वर्ड प्रेफर मतलब किसी वरीयता देना। अगर मुझे अमरूद से ज्यादा अगर मुझे आम पसंद है तो मैं आम को प्रेफर करता हूं अमरूद के ऊपर। प्रेफर हमेशा दो के बीच में तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू प्रेफर टू रीड? अनेक किताबों में से ऐसी कौन सी किताब है जो आप पढ़ना पसंद करते हैं? It took humans many thousands of years to reach the stage where they could produce anything that even remotely resembles a book as we know it. अनेक हजारों वर्ष लग गए। How it took humans many thousands of years. इंसानों को हजारों वर्ष लग गए क्या करने में? To reach the stage, एक ऐसे स्तर पर पहुंचने में where जहां they could produce anything, जहां पर वो कुछ बना सकते, जहां वो कुछ बना सकते। कैसा? That इवन रिमोटली रिजेंबल्स, कि वो दूर से देखने पर हमारी किताब की तरह लगे। मतलब इंसान को हजारों वर्ष लग गए किताब की रचना करने में, कागज की रचना करने में। व्हेन वी कंसीडर द फर्स्ट बुक, इसीलिए जब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अंडरलाइन कर लीजिए। कंसीडर का मतलब होता है मान लेना। आप कोई बात मानते हैं तो आप कोई बात कंसीडर, विचार करना भी कह सकते हैं। आप किसी चीज पर विचार करते हैं तो आप उस पर कंसिडर करते हैं कि अच्छा मैं कंसिडर करके देखता हूं। व्हेन वी कंसिडर द फर्स्ट बुक, जब हम पहली बुक के बारे में विचार करते हैं, वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तो हमें जो पहली किताब के बारे में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अलग थी, आज की किताबों से बहुत ही अलग थी। इन फैक्ट, बल्कि देखा जाए तो द अर्लीस्ट बुक्स वी नो अबाउट वर नॉट रियली बुक्स इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द वर्ड। अर्लीस्ट मतलब प्राचीन कह सकते हैं। सबसे पहला, अर्ली मतलब जल्दी, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले जो किताब जो बनी थी, जो हम जानते हैं आज के समय में, अबाउट वर नॉट रियली बुक्स, वो सचमुच में किताबें नहीं थी। इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द वर्ड, जो शब्द का, जो आज के समय में जो शब्द का अर्थ है, मतलब निकलता है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो वो किताबें, उन चीजों को हम किताबें नहीं कह सकते। हाँ, उस समय के लोगों के लिए वो किताबें जरूर थी। सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, अनेक हजार वर्ष पहले, द बेबीलोनियंस, एक सभ्यता थी बेबीलोनियंस। जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था, वैसे ही बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस एक सभ्यता थी। बेबीलोनियंस एंड द असीरियंस, असीरियंस भी एक सभ्यता थी। आप लोगों ने मायंस का नाम भी सुना होगा। मायन सभ्यता, माया सभ्यता, ये वैसी सभ्यता थी। मेड टैबलेट्स ऑफ क्ले, उन लोगों ने टैबलेट्स, आज के समय में जो हम टैबलेट बनाते हैं, वो कंप्यूटर का एक रूप होता है जिस पर आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, फोटोज भी खींच सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त का जो टैबलेट होता था, वो हमारे जमाने के, जो मैंने भी देखा है काफी सारे लोगों को यूज करते हैं, वो स्लेट के जैसा, पर उनके पास स्लेट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्ले, मिट्टी का टैबलेट बनाते थे जिस पर वो लिखा करे। जैसा कि हमारे यहाँ आजकल के वो टैबलेट का, यदि आप आज के रूप में कोई दूसरा रूप देखना चाहते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, वो वैसा ही होता है। ऑन दीज टैबलेट्स, इन टैबलेट्स पर दे हैड इंस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स। इंस्क्राइब्ड अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब इसके ऊपर वो
खोद करके या उसके ऊपर से उभार करके रिकॉर्ड्स एंड राइटिंग्स व्हिच दे विश टू प्रिजर्व। तो वो ऐसे रिकॉर्ड्स को बचा के रखते थे कि जिस पर एक ऐसा मिट्टी का एक बर्तन टाइप का बना दिया, और बर्तन टाइप ऐसा देख लीजिए, ऐसा मिट्टी टाइप का बर्तन टाइप का बना दिया और उस पर तरह तरह की डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, ऐसे चाहे ऐसे। और इसको वो अपने रिकॉर्ड बुक में, जिसे हम फाइल कहते हैं, उसे वो यही उनके लिए फाइल होती थी। द प्रिजर्व मतलब बचा के रखना, PRESERVE, प्रिजर्व मतलब किसी चीज को बचा कर रखना। अपने रिकॉर्ड्स को, अपने जो भी उनके पास जो कागजात होते थे वो इसी रूप में होते थे। विद अ शार्प पॉइंटेड टूल, शार्प पॉइंटेड मतलब जैसे चाकू, शार्प आखिरी में बहुत तेज होता है, पॉइंटेड मतलब नुकीला। दे कट वेज शेप्ड और cuneiform characters which the clay was still while the clay was still wet। वो क्या करते थे, wedge shaped। इसके ऊपर तरह तरह के इस तरीके का शेप बनाते थे, इस तरीके का शेप बनाते थे, कोना, उसके कोने जो होते थे उसको मेंटेन करते थे। wedge shape and cuneiform। cuneiform का मीनिंग देखते हैं पीछे क्या होता है। wedge shape sage नहीं है इसमें, चलिए मैं आपको cuneiform का वर्ड का मीनिंग एक बताता हूं। कैरेक्टर्स while the clay was still wet, कहने का मतलब यह है कि जब वो गीला ही रहता था तभी उस पर वो तरह तरह की चीजें लिख डालते थे। To make the records more permanent, the clay tablets were placed in an oven and baked। ताकि ये कभी टूटे नहीं, मजबूत बने रिकॉर्ड इनके, हमेशा जब ये चाहे उस रिकॉर्ड को देख सकें, इसके लिए उसको ईंट की तरह एक भट्टी में डाल देते थे और उसको बेक करते थे, उसको पका डालते थे। Sometimes the records were long one and occupied many clay tablets। कभी कभार क्या होता था, ये जो टैबलेट्स होते थे काफी बड़े होते थे और बहुत सारा जगह घेरते थे। Such a series of tablets or pages might roughly be called a book। तो ऐसे ही जो टैबलेट्स होते थे, एक के ऊपर एक जो रखे जाते थे, तो उन्हें हम बुक्स, वो लोग उन्हें बुक्स कहते थे। हमारे लिए ये बुक है। जरा सोचिए कि एक एक पेज यदि इसका इस मार्कर के जितना यदि मोटा हुआ, तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर, तो यदि इसके अंदर में टोटल 146 पेजेस हैं, तो 146 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर ऊंचा ये किताब होता। आप लोग ऐसी किताब लेकर के स्कूल जाते कि नहीं जाते, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Sometimes the records were long one and occupied many clay tablets। Such a series of tablets or pages might roughly be called a book। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। The ancient Egyptians, मिस्र की सभ्यता जहां पर पिरामिड्स पाए जाते हैं। जो प्राचीन, एंशिएंट मतलब प्राचीन, लिख लीजिए, एंशिएंट मतलब प्राचीन। पुराने जो एंशिएंट इजिप्शियन, जो इजिप्ट के जो लोग थे, came a step closer, वो एक कदम और नजदीक आए। इन द मॉडर्न आइडिया ऑफ अ बुक, आज की जो किताब है उस किताब के विचार के एक कदम नजदीक आए। They made a kind of crude paper from reed called papyrus। उन लोगों ने एक थोड़ा मोटा खुरदरा टाइप का उन्होंने पेपर जैसी कोई चीज बनाई, फ्रॉम अ रीड, जंगली घास, कॉल्ड पेपिरस। एक जंगली घास थी पेपिरस, अंडरलाइन कर लीजिए। पेपिरस एक किस्म की जंगली घास होती है। उस जंगली घास के को उन्होंने उसके माध्यम से एक मोटा खुरदरा पेपर बनाया। क्रूड मतलब जो बिल्कुल अपने प्रारंभिक क्षेत्र, प्रारंभिक फेज में हो, उसे हम क्रूड कहते हैं। जैसे आप लोग पेट्रोलियम ऑयल को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। फ्लैट शीट्स वर मेड बाय हैंड and these pale yellow sheets were pasted together into long strips। फ्लैट शीट्स वर मेड बाय हैंड, जैसे आप बांस की खपच्ची को चीरते हैं, फ्लैट उसका आप समतल आप उसका फट्टा बना लेते हैं, वैसे फट्टे उसके चीरे जाते थे। एंड दीज पेल येलो शीट्स वर पेस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। और इन्हें एक दूसरे के साथ बगल में, एक दूसरे के बराबर में, लंबाई चौड़ाई के अनुसार उनको चिपका दिया जाता था। पेस्टेड मतलब चिपका देना। which were wound around cylindrical roller of bone or wood। और उनके बाउंड अराउंड मतलब उनके दोनों तरफ, जैसा आप लोग पुराने जमाने में देखते हैं कि एक राजा का संदेश लेकर के आता है। अरे कितनी सारी जो पीरियड फिल्में बनती हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी, उसमें कोई संदेश लेके जाता है तो एक गोल गोल सा ऐसे निकाल करके दिखाता है, वैसे उन्होंने बनाया। which were wound, उनके चारों, wound मतलब इसको wound लिख लीजिए,
घुमा घुमा करके बांधना इसको कहते हैं। wound अराउंड सिलिंड्रिकल रोलर, सिलिंड्रिकल आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, सिलिंडर, सो सिलिंड्रिकल रोलर्स, रोलर मतलब जैसे रोड रोलर होता है वैसा ही रोलर सिलिंड्रिकल था, और बोन और वुड लकड़ी का होता था वो, या फिर हड्डी का बना होता था। तो कहने का मतलब पुराने जमाने का जो पेपर था वो पेपिरस नाम की एक जंगली घास से बनाया गया था, कि एक तरीके का उसको सुखा करके और उसके एक दूसरे के साथ उसको चिपकाया जाता था, फिर उसके ऊपर लकड़ी का या लोहे का या हड्डियों से बना हुआ एक रोलर उसके ऊपर चलाया जाता था ताकि वो समतल हो जाए और सूख जाए। पेपिरस इज अ रीड लाइक प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ सेजेस। पेपिरस जो है वो एक रीड जैसे, आप लोग कई बार देखते होंगे कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप ट्रेन से कहीं जाते हैं, बस से कहीं जाते हैं, या गाड़ी से अपनी कहीं जाते हैं, तो आते जाते हुए आप अक्सर देखते होंगे कि सड़क के किनारे या रेलवे ट्रैक के किनारे कुछ फूस जैसा मतलब उगना शुरू हो जाता है। ये उसी किस्म की घास है। इज अ रीड लाइक प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ सेजेस। सेजेस एक किस्म की घास होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रास लाइक प्लांट ग्रोइंग ऑन वेटलैंड, जो बहुत ही जहां पे गीली जमीन होती है, गीली जमीन पर आकर के वो घासें इस किस्म की घास ज्यादा होती है। इट ग्रोज टू अ हाइट फ्रॉम 1 to 3 मीटर, इसकी हाइट 1 से 3 मीटर तक की होती है। द स्टेम्स आर सॉफ्ट, इसके जो स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो काफी पतले होते हैं और काफी कोमल होते हैं। एंड समटाइम्स एज लार्ज एज अ मैन्स ब्रेस्ट, और ये कितनी कभी कई बार इतनी बड़ी मोटी हो जाती है जितनी जैसे कि मेरी कलाई है। At the top of these stems are drooping slender branches, इनके ऊपर में नीचे की तरफ लटके हुए, drooping मतलब नीचे की तरफ लटका हुआ, drooping मतलब नीचे की तरफ लटका हुआ। पुरानी किताब को मिटा देते हैं, wound को रहने, WOUND, wound को रहने देते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन करने की जरूरत है। सो एट द टॉप ऑफ दीज स्टेम्स, इन तनों के ऊपर में, आर ड्रूपिंग, नीचे की तरफ लटके हुए, स्लेंडर ब्रांचेस, पतली दुबली पतली मतलब उसकी शाखाएं होती हैं, लाइक शैगी कोर्स हेयर, जैसे किसी के बाल मतलब बड़े बिखरे बिखरे से हो। शैगी मतलब बिखरे बिखरे से, कोर्स मतलब खुरदुरे। कोर्स लिख लीजिए, COARSE, कोर्स मतलब खुरदुरा। दिस द लीव्स आर स्मॉल एंड द रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं और जो जड़ें होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। सो यहां तक इजी है ये। द रोमन हिस्टोरियन, रोम के एक बहुत बड़े इतिहासकार, हिस्टोरियन लिख लीजिए, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। क्या हमने रोमन लिखा है? नहीं लिखा है। बेबीलोनियंस के साथ भी हम लोग रोमन, ग्रीक, मायन, मायन ई होता है शायद, मायन, यस। सो ये तीनों सभ्यताएं हैं, ये भी सभ्यताएं हैं। ये सब वही हैं जैसे हमारे लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका हम लोगों ने अक्सर अपनी इतिहास की किताबों में देखा है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे यहाँ थी, वही चीज वहां पर यूरोप में रोमन्स एंड ग्रीक, मायन जो था, ये ज्यादातर हम लोग चाइना, ओरिएंटल कंट्रीज, पूर्वी देशों के बारे में बात करते हैं। बेबीलोनियंस वाज वंस अगेन इट वाज ईरान, सीरियंस वेरी नियर बाय। ये सब आसपास की सभ्यताएं हैं, और हमारी एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इसके समकक्ष रख सकते हैं। आगे देखते हैं। सो द रोमन हिस्टोरियन, जो रोम के जो एक इतिहासकार हुआ है, प्लिनी, हैज लेफ्ट अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जो आप उल्लेख करते हैं, उसका एक ब्यौरा देते हैं, उसके एक बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। सो वही एक जानकारी रोम के इतिहासकार प्लिनी ने दी है, ऑफ हाउ द एंशिएंट पेपिरस वाज मेड, कि किस प्रकार से जो एंशिएंट प्राचीन पेपिरस जो था वो किस प्रकार से बनाया जाता था। एंशिएंट मतलब हम लिख चुके हैं शायद, एंशिएंट मतलब प्राचीन। The stems of the papyrus plant were peeled apart and flattened. So stems देखिए जरा, जो उसके तने होते थे, पेपिरस प्लांट जो होता था उसके जो तने होते थे उसको पील्ड अपार्ट, जैसे आप केले को छीलते हो, केले के छीलने को भी आप पीलिंग कह सकते हैं, पीलिंग ऑफ बनाना। तो उसी प्रकार से वह भी छील दिए जाते थे, एंड फ्लैटेंड, और उसको लंबा लंबा बिछा दिया जाता था। फ्लैटेंड मतलब लंबा लिटा देना।
द सेंटर वन वॉज द ब्रॉडेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल। जो बीच में जो होता था वो सबसे ज्यादा, ब्रॉडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा, लिख लीजिए, ब्रॉडेस्ट सबसे चौड़ा, एंड मोस्ट वैल्यूएबल मतलब सबसे कीमती, बहुमूल्य, सबसे जो बढ़िया माल जो होता था वो सबसे बीच में मिलता था। These strips were laid side by side, और इन स्ट्रिप्स को एक दूसरे के साइड, देखो जैसे हमने इसको रखा, मान लीजिए एक है, उसके साइड में ये है, तीसरा साइड में ये है, एक आइडिया बन जाता है, इस तरीके से रखा जाता था। Across them at right angles, so across them at right angles, कई बार हमको 90 डिग्री पर, देखो जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना चाहिए। सो हम मैथ्स पढ़ने लग जाते हैं इंग्लिश पढ़ते पढ़ते कई बार। सो आगे देखें जरा, अदर स्ट्रिप्स वर प्लेस, तो राइट एंगल्स, और एक बगल में, एक दूसरे के बगल में इन सबको रख दिया जाता था। द लेयर्स वर ग्लूड टुगेदर, ग्लूड मतलब चिपका देना, GLUED, ग्लूड मतलब चिपका दिया, पास्ट टेंस में, देखिए पास्ट पार्टिसिपल है ये। Other strips were placed, the layers were glued together by the muddy water of the Nile or with a wheat floor paste. So इन सबको आपस में चिपका दिया जाता था, कैसे? मडी वाटर ऑफ द नाइल, नील नदी, नाइल रिवर जो मिस्र में होकर के बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये। इस नदी का जो मटमैला पानी होता था, मिट्टी वाला पानी होता था, या तो उससे चिपका देते थे, नहीं तो फिर व्हीट फ्लोर पेस्ट, नहीं तो चावल का और आटे का घोल बनाते थे और उस घोल के सहारे इन सबको चिपका देते थे। आगे देखें, the layers were glued together by the muddy water of the Nile or with a wheat flour paste. The sheets thus formed were then hammered or rolled flat and dried in the sun. इस प्रकार से जो हमें शीट्स मिलती थी, जो हमें चादरें मिलती थी पेपिरस प्लांट्स के स्टेम के को जो छील करके बनाने के बाद, रोल करने के बाद जो बनता था, उनको उसके बाद हैमर किया जाता था, मतलब पीट करके उनको एक समतल बना दिया जाता था, या फिर उनके ऊपर बेलन की तरह कोई रोलर चला दिया जाता था, रोल्ड फ्लैट एंड ड्राइड इन द सन, और उसके बाद में धूप में सुखा दिया जाता था। एट वन टाइम, एक समय, पेपिरस राइटिंग मटेरियल वाज वन ऑफ इजिप्ट्स चीफ आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स। सो एक समय तो ऐसा था कि पेपिरस राइटिंग मटेरियल, जो लिखने पढ़ने का सामान जो पेपिरस से बना होता था, वो इजिप्ट का चीफ, सबसे मुख्य आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब सामग्री, ARTICLES, ए एंड द देखा है ना, ये वो आर्टिकल्स नहीं है, इसका मतलब होता है सामग्री, मतलब जो सामग्री थी वो सबसे ज्यादा बिकने वाली मेन चीफ आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स, सबसे ज्यादा इजिप्ट में यह व्यापार का सबसे मुख्य आइटम था। और डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, लिख लीजिए, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक। आगे देखें, all diplomatic papers for centuries were written on papyrus. So सदियों तक, सेंचुरीज मतलब सदियों तक, पेपिरस क्या ही आइटम पर सारे के सारे कूटनीतिक पेपर जो होते थे वो सारे उसी पर लिखे जाते थे। Until parchment took its place, जब तक पार्चमेंट लिख लीजिए, took its place, एक किस्म का मटेरियल, each piece was marked with a stamp to prove its value। इससे पार्चमेंट मतलब जब तक उसके ऊपर में एक होता है जिसको जैसे मुहर मारना, जब तक मुहर का आविष्कार नहीं हुआ तब तक ये चीज चलती रह गई। देखिए जरा इसका मीनिंग क्या है पार्चमेंट का, स्टिफी येलोइश पेपर, एक किस्म का मजबूत, माफ कीजिएगा, मुहर मारना नहीं, ये एक थोड़ा बेहतर किस्म का कागज है जो थोड़ा सा मोटा है, और जो जैसे आप लोग देखते हैं कि सरकारी कागज का शेप थोड़ा अलग होता है, ये उसी शेप का, मतलब थोड़ा अलग, थोड़ा बेहतर क्वालिटी का ये हो गया, जिस पर जितने भी सरकारी आदेश होते हैं वो छापे जा सकें और टिकाऊ भी हो। सो ईच पीस वॉज मार्क्ड विद अ स्टैम्प टू प्रूव इट्स वैल्यू। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा रुपया पैसा है वो खास किस्म का पेपर होता है, उसी किस्म का पेपर सरकारी, जो सरकारी पेपर होता है, जैसे हर रुपया एक सरकारी पेपर है, आप सरकारी पेपर अपने पास रखे हुए हैं, हम सभी सरकारी पेपर से ही अपना काम चलाते हैं। सो इसी को हम पार्चमेंट कह रहे हैं, और हर पेपर पर उसका वैल्यू मार्क करने के लिए स्टैंप लगा होता था। यूजिंग
सूटी वाटर एज इन, और थोड़ा सा मतलब कहा जाए सूटी वाटर का मतलब थोड़ा सा गाढ़ा किस्म का। देखिए क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग नहीं दिया हुआ है। गाढ़ा किस्म का जो वाटर जो पानी होता है उसको इंक का दूसरे थोड़ा रंग का, जैसे ब्लू सबसे स्टैंडर्ड है, कोई नीला रंग मिला करके, जिससे वह एक साफ कागज पर अगर उससे कोई आकृति बनाई जाए तो साफ साफ दिखाई पढ़ सके और उसे पढ़ा जा सके। सो सूटी वाटर इंक के तौर पर यूज किया जाने लगा। द इजिप्शियंस रोट डाउन पोएट्री, स्टोरीज एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स इन हियरोग्लिफिक्स और पिक्चर राइटिंग। सो जो मिस्र के लोग थे उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और अनेक सारे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, सभी तरीके के रिकॉर्ड बनाए और पिक्चर राइटिंग। इसलिए आप कभी भी मिस्र के बारे में कभी भी किसी से पूछिए, कोई भी फोटो देखिए, उसमें दीवारों पर वो लोग पेंटिंग बनाते थे। तो इन्हीं सब चीजों का उन्होंने प्रयोग किया है। सो आगे देखें, सिंस द रोल्स वर नॉट कन्वीनियंट टू हैंडल, द राइटिंग वाज समटाइम्स डन ऑन सेपरेट शीट्स। क्योंकि रोल को उठाना और ये बहुत भारी हो जाता था, इसीलिए अलग अलग कागजों पर ये सारी व्यवस्था की जाती थी। These sheets were then laced together with cords to make a crude book, और बाद में इन शीट्स को आपस में बांध दिया जाता था जिससे क्रूड मतलब प्रारंभिक किताब बन सके। Other ancient people including the Greeks and Romans made books which were wound around rollers। कुछ और लोगों ने, जैसे कि एंशियंट पीपल, प्राचीन लोगों ने, जिसमें से ग्रीक और रोमन्स भी थे, उन्होंने रोलर पर बांध करके कागज बनाया था। जैसा कि हम लोग ऐसे करके खोलते थे, हुक्म सुनाया जाए तो वो एक इतने बड़े से ट्यूब में से निकालता था और ऐसे उठा करके पढ़ना शुरू कर देता था। So the first printing of any kind was done by the Chinese and Japanese of the 5th century। 5वीं शताब्दी में पहली प्रिंटिंग हुई जो चाइनीज और जापानीज लोगों ने साथ में मिलकर की। At that time and the hundreds of years afterwards, उस समय और उसके सैकड़ों वर्षों के बाद, afterwards मतलब के बाद, इस समय के बाद, afterwards मतलब इस समय के बाद, so बुक्स वर सो स्कार्स एंड सो हार्ड टू मेक। इसके कुछ समय तक, अब क्योंकि सारी चीजें, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, हर किसी के पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, हर कहीं पर पेपरस नाम की घास भी नहीं होती, तो अब जो कागज बनता है वो इस तरीके से बनता है। आफ्टरवर्ड्स चाइनीज और जापानीज लोगों ने इसका आविष्कार किया। इसके अनेक वर्षों तक के बाद तक कागज की बड़ी किल्लत रही, समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। बुक्स वर सो स्कार्स, किताबें इतनी मुश्किल से मिलती थी, एंड सो हार्ड टू मेक, और बहुत कठिन होती थी बनानी। that few people had or could read books from which to learn। इसलिए बहुत कम ही लोग किताबें पढ़ पाते थे और उनसे सीख पाते थे। The first printers used block of wood as the printing forms। तो जो सबसे पहले जो प्रिंटिंग जो शुरू हुई थी उसमें लकड़ियों के जो सांचे थे, खांचे थे, उन्हें प्रिंटिंग उन पर तरह तरह के अक्षर उकेरे जाते थे और वही प्रिंट किए जाते थे। पिक्चर्स वर कार्व्ड इनटू देयर फेसेस, और उन्हीं में जो फोटोज जो होती थी वो उन्हीं के अंदर में बनाई जाती थी, मतलब कार्व्ड मतलब उकेरी जाती थी। The blocks were then inked and printed on the crude presses of the day। और उसके बाद वो जो ब्लॉक्स थे, हर दिन की कहानी है ये, और उन पर इंक बढ़ाया जाता था और उसके बाद उनको छाप दिया जाता था। Later words were added to the pictures। और उसके बाद पिक्चर्स के बाद छपने के बाद उनके नीचे वर्ड्स भी ऐड किए जाते थे। बट these two had to be carefully carved into wood। लेकिन तब भी बहुत ही ध्यान से संभाल करके रखना पड़ता था। आप लोगों को मैं इस काम के कठिन होने का एक एग्जांपल देता हूं। आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप उसके अंदर लिखेंगे या बनाएंगे, वो ठीक उल्टा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुक पर छापेंगे तो लोगों को पढ़ाई सही दे। ये ठीक सेल्फी लेने के जैसा है। जब आप सेल्फी लेते हैं या आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो ठीक उल्टा दिखता है, और वही प्रिंट इस पर आना चाहिए। देखिए कितना कठिन काम है ये। So a method was needed to shorten the long labor of hand carving in each page। So एक तरीके की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से जितना मेहनत लगती थी, लॉन्ग लेबर मतलब ज्यादा मेहनत जो थी उसको कम करने के लिए एक तरीके की आवश्यकता थी जिससे हर पेज को उकेरा जा सके। It took nearly 1000 years। भाई 1000 साल लग गए before any real change was made, कि इसके पहले की कोई नया आविष्कार होता in the method used to reproduce the written word। जिस तरीके से छपाई होती थी उसको अगले लेवल तक ले जाने में 1000 साल से ज्यादा का टाइम लग गया। आज हमारे हाथ में किताब है,
यह किताब अगर आज से 1000 साल पहले अगर पढ़ाई जा रही होती तो शायद यह किताब नहीं होती, या हमारे पास वह इतनी किताबें ही छप करके नहीं आती, अगर छप करके भी आती तो बहुत कम जगहों तक पहुंच पाती। मान लीजिए कि एक क्लास के अंदर में एक ही किताब है, एक पूरे जिले के अंदर में एक ही किताब है, एक पूरे देश राज्य के अंदर में एक ही किताब है। सो जरा सोचिए कितना कठिन हो जाता मामला। सो देखिए जरा, मेनी मेन वर एट वर्क ऑन द प्रॉब्लम। इस बात पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। जोहान गुटेनबर्ग, नाम जरा अंडरलाइन कर लीजिए, जोहान कहना चाहिए वैसे, जोहान गुटेनबर्ग, अ जर्मन प्रिंटर लिविंग इन मेन्स। मेन्स जर्मनी का एक शहर है और वहीं पर ये रहता था। जर्मन प्रिंटर, जर्मनी देश का एक प्रिंटिंग का काम करने वाला। इज जनरली बिलीव टू बी द मैन, आमतौर पर, जनरली मतलब साधारणतया, जनरली मतलब साधारणतया आमतौर पर माना जाता है टू बी द मैन हु फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। माना जाता है कि जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली बार इस समस्या का समाधान निकाला। गुटेनबर्ग हिट अपॉन द आइडिया ऑफ यूजिंग मूवेबल मेटल टाइप्स। गुटेनबर्ग ने पहली बार यह आइडिया लगाया कि जो हम लकड़ी का जो जो हम लकड़ी से जो ठोक ठोक करके प्रेस करके जो हम प्रिंटिंग करते हैं, इसके बजाय में लोहे के मूवेबल, गतिमान, जो एक मतलब ऑस्किलेटिंग मोशन में बार बार एक जगह पर आ सकें, फिर जब वापस चले जाए, फिर आ सकें, फिर वापस जा सकें, इस तरीके से मैं प्रिंटिंग कर लूंगा। क्या किया उसने? ही प्रिंटेड हिज फर्स्ट बुक। उसने अपनी पहली बुक प्रिंट की, द फेमस गुटेनबर्ग बाइबल। सबसे पहली जो बुक उसने प्रोड्यूस मतलब बनाई, उसका नाम था, वो बाइबल थी। बाय दिस मेथड बिटवीन 1453 एंड 1456, मतलब 3 साल के बीच में उसने ये पहली बाइबल प्रिंट की। गुटेनबर्ग टाइप वाज कास्ट इन अ मोल्ड। गुटेनबर्ग का जो टाइप की जो बुक थी वह एक तरीके से मुड़ी, एक सांचे में ढली हुई थी। ईच लेटर सेपरेटली, हर लेटर जो था वो बाद में अलग अलग तरीके से था। जैसे ए के लिए एक होगा, अब टोटल तो हमारे पास गिन करके हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, काउंट करें जरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। So this is 16 and 16 plus 8, 24, 24 plus 2, 26 letters are there. So 26 letters उसने सांचे बनाए कि हर लेटर अलग अलग टाइप का दिखाई देगा। और देखिए जरा फिर क्या किया उसने, was cast in a mold, each letter separately. When taken out of mold, जब उन्हें सांचे से बाहर निकाला जाता, the type could easily be assembled or set in words. So इस प्रकार से हर शब्द जो होता था, जो इन 26 लेटर्स से बना है, हर शब्द हम इन 26 लेटर्स वाले मोल्ड से, मतलब सांचे से बना सकते थे। लाइंस एंड पेजेस, और इसी हिसाब से लाइंस भी लिखी जा सकती थी और पेजेस भी लिखे जा सकते थे। वन सेट इज एंड प्रिंटेड, द पेजेस वर ब्रोकन अप। एक बार जो पूरा का पूरा सेट भर गया तो उसको हम हटा देते थे और आगे अगले पेज से शुरू करते थे। एंड द लेटर्स रीसेट एंड यूज्ड अगेन टू प्रिंट अदर पेजेस। एक बार जब एक सेट पूरा भर गया तो आप उनको फिर दोबारा से रीसेट करिए और अगला पेज छाप लीजिए। गुटेनबर्ग्स मूवेबल टाइप ऑफ सिस्टम वाज इन यूज फॉर मेनी सेंचुरीज। सो इस प्रकार से गुटेनबर्ग के ये जो मूवेबल टाइप सिस्टम जो था, जिसमें लोहे के अलग अलग सांचे बने हुए थे, वाज इन यूज फॉर मेनी सेंचुरीज। अनेक 100 सालों तक, अनेक शताब्दियों तक इसका उपयोग होता रहा। दो लेटर इन्वेंटर्स ग्रेटली स्पीडेड अप द वे इन विच द टाइप वाज कास्ट एंड सेट। लेकिन इसके बाद कि जो आविष्कारकर्ता जो लोग थे, इन्वेंटर्स मतलब आविष्कारकर्ता, लिख लीजिए, इन्वेंटर्स, आविष्कारकर्ता जो लोग थे, उन्होंने इसको और उन्नत बनाया और बेहतर बनाया। ग्रेटली स्पीडेड अप, उन्होंने और मतलब जल्दी जल्दी काम करने वाली मशीनें बनाई। ऑन द वे टू विच द टाइप वाज कास्ट एंड सेट। और आज भी हम एक तरीके से देखा जाए तो अगर हम प्रिंटिंग की बात करें तो इसी तरीके से हम प्रिंट करते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। ये चैप्टर पूरा हो चुका है, कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाट वर द फर्स्ट बुक मेड ऑफ, आंसर दे सकते हैं हम इसका। ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नंबर 6 देख लेते हैं। अ मेथड वाज नीडेड टू शॉर्टन द लॉन्ग लेबर ऑफ हैंड कार्विंग ईच पेज। व्हाई डू यू थिंक सो? यार इतनी सारी किताबें, व्हाई डू आई थिंक सो? बिकॉज इट टुक, आई एम सॉरी, अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिंट वन बुक। इट वाज very hard, like tough labor was required, hard labor was required to manage a book, to print a book and then to use it. So that is why a new method was needed to shorten the long hours of labor.
एंड हैंड कार्विंग ईच पेज। बहुत ज्यादा भारी होता था ये। सो चूज द करेक्ट आंसर। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नंबर दीज इन द करेक्ट ऑर्डर। पेपिरस, इंकवुड, मूवेबल मेटल टाइप, क्ले टैबलेट। सबसे पहले क्ले टैबलेट, देन वी हैड पेपिरस, देन वी हैड इंकवुड, देन वी हैव मूवेबल। सो सबसे पहला क्ले टैबलेट है, फिर दूसरा पेपिरस है, तीसरा इंकवुड है और चौथा मूवेबल मेटल टाइप है। ग्रामर में ये कहते हैं सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब। डॉक्टर्स रेगुलरली visited the patients in this hospital and are always available, but unfortunately they went on a strike today. Easy है, बहुत easy है ये। Mr. Bean baked various kinds of biscuits, but today he baked only cakes. So verb के different forms हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। Then it says correct, choose the correct form of the verb. So ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। Homophones are words that sound the same but as spelled differently. अंडरलाइन कर लीजिए। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनका स्पेलिंग तो वही होता है लेकिन जिनका साउंड वही रहता है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। जैसे राइट लिखने वाला और राइट दाया जाने वाला। जैसे देखो सी, एक सी का मतलब देखना और एक सी का मतलब समुंदर। देयर मतलब वो उनका और देयर मतलब वहां भी। होमोफोन, homonyms are also words that sound the same and spell the same but they have different meaning. So आज हमें दो नई बातें पता चली। One are homophones and the other ones are homonyms. Then we have to fill in the correct form to complete the passage. आप ये टेस्ट के तौर पर आप लोग कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, मैं हमेशा कहता हूं मेरी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल न्यूट्रल है। आप कोई आपको नहीं कह सकता कि इसके अंदर मदर टंग इन्फ्लुएंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमारी एकदम न्यूट्रल होनी चाहिए। भाषा को उसके सबसे उचित रूप में ही सुना, बोला और लिखा जाना चाहिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इजी इनफ। सो आई थिंक ये वाला चैप्टर हम लोगों का हो गया है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लोग आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं और पढ़ाई करते रहिए इसी के साथ। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमेशा लोग कहते हैं कि हम छोटे तरीके से कर लेंगे, बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, मैं जितने भी लोग ये देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो ये बात को समझ जाएं कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। सो इसी बात के लिए धन्यवाद है आप लोगों को। बहुत वीडियो देख लिया यार, जाओ जाकर के पढ़ाई करो, हो गया।